exploring EQ, SQ, and AQ through psychological interventions and Kolb model, that is the David Kolb model of experiential learning. So before I start, I would be having two requests from all of you. Let's be very active in the workshop. So I will be reading all your comments और बहुत कुछ आपसे पूछूंगा भी और कोशिश करूंगा कि जिस एक स्पिरिट के साथ इस थीम को चूज किया गया है, इस थीम के साथ हम जस्टिस कर पाए सारे। और मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक बड़े सिंपल सवाल के साथ आप सबसे। जब आप ह्यूमन बीइंग्स और बाकी स्पीसीज को कंपेयर करते हैं तो कई ऐसी स्पीसीज है जो हमारे मुकाबले बहुत ताकतवर है। तो मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जैसे हम एग्जांपल देते हैं, क्रोकोडाइल्स की एग्जांपल है, टाइगर्स की एग्जांपल है, लॉयंस हैं, हमारे मुकाबले बहुत स्ट्रांग हैं, बट फिर भी हमने उनको टेम कर लिया। हमारी जो एग्जिस्टेंस है इस प्लैनेट अर्थ पर वो काफी एनिमल्स के बाद आई है, फिर भी आज जो है हम एक तरह से कंट्रोल करने के उस मैकेनिज्म में हम टॉप पे हैं। तो मैं आपसे पहले ये जानना चाहता हूँ द स्टार्ट ऑफ वर्कशॉप कि ह्यूमन बीइंग्स के पास ऐसा क्या है जो एनिमल्स के पास नहीं है। लेट्स ओपन दिस डिस्कशन। मैं कमेंट साथ साथ पढ़ता रहूंगा आपके। हमारे पास ऐसा क्या है जो एनिमल्स के पास नहीं है, जिसकी वजह से आज हम पूरी अर्थ को एक तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात है। तो एक कमेंट आया इंटेलिजेंस, प्रिंसिपल कह रहे हैं ब्रेन। ओके, सो जब आप इंटेलिजेंस और ब्रेन की बात करते हैं, थिंकिंग आप एबिलिटी की बात करते हैं, आइडियाज की बात करते हैं, बेसिकली हमारी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो हमें एनिमल से डिफरेंशिएट करती है। अब ये देखिए कि एनिमल्स के पास भी थोड़ा बहुत सोचने का कॉन्सेप्ट है, पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट क्या है कि हम अपनी थिंकिंग एबिलिटी को यूज करके अपनी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं। एनिमल्स की अगर आप लाइफ को ध्यान से देखें तो उनकी लाइफ में चार बेसिक उनके एक फंक्शंस होते हैं। उनका बर्थ है, वो सर्वाइवल मोड में होते हैं, वो रिप्रोडक्शन करते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। बट हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो एक पूरा जर्नी है लाइफ की, उसमें हम अनमैच तरीके से प्रोग्रेस कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट हायर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। और हमने उस इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के जरिए बहुत सी डिस्कवरी की, बहुत सी हमने इन्वेंशंस करी। और हमारे पास दो तीन चीजें और हैं। हमें एक फायदा होता है अपने एक्सपीरियंस से गेन करने का। हमारे पास मेमोरी रिट्रीवल की एबिलिटी है जो हमें एनिमल से अलग करती है। बट अनफॉर्चुनेटली अगर हम बात करें कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, हमारा जो डेवलपमेंट का सारा मॉडल है वो लॉपसाइटेड है। हमने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पर तो बहुत फोकस किया, पर कई ऐसे वाइटल एस्पेक्ट थे हमारी सोसाइटी के लिए जिनको हमने इग्नोर कर दिया। मैं एग्जांपल से बात करता हूँ। ये दो मूवीज आप सबने देखी होंगी, तारे ज़मीं पर और दंगल। तारे ज़मीं पर मूवी जो थी दैट वाज बेस्ड ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी, उसमें एक बच्चे के पर्सपेक्टिव को समझने की बात थी। और दंगल मूवी आप सबने देखी है जरूर। उसमें जो एक कॉन्सेप्ट दिया गया कि आप जब विल पावर की बात करते हैं कुछ भी बन सकते हैं, तो दैट वाज मूवी बेस्ड ऑन ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन। तो आप मुझे बताइए कि दोनों मूवीज आपने देखी सबने, बड़ी फेमस मूवीज हैं दंगल एंड तारे ज़मीं पर, और काफी मोटिवेशनल मूवीज हैं। हम कई बार रिकमेंड करते हैं बच्चों को भी कि आप उनको देखिए, वहां से आप मोटिवेशन रिसीव कीजिए। एक और मूवी आई थी 12th फेल, काफी ये डिस्कशन में रही सोशल मीडिया पर भी और न्यूज़पेपर्स में भी, और वो भी एक तरह से मोटिवेशनल टाइप की मूवी थी कि आप अगर चाहें तो कुछ भी आप अचीव कर सकते हैं अपने ड्रीम्स को लेकर। प्रॉब्लम कहां पे आती है, दंगल मूवी जो है वो फोगाट सिस्टर की लाइफ पे बेस है। हरियाणा में ये फैमिली है, और अनफॉर्चुनेट क्या हुआ कि उन्हीं की एक कजन जो है रितिका फोगाट। अब यहां से मैं उस थीम के करीब जाता हूं जिस थीम को लेकर आज हम बात कर रहे हैं। रितिका फोगाट डाइज बाय सुसाइड रिपोर्टेडली आफ्टर लूजिंग अ मैच। स्टेट लेवल का चैंपियनशिप होता है, उससे फाइनल में ये हारती हैं और सुसाइड कर लेती हैं। अपने आप में ये अलार्मिंग न्यूज क्यों है, क्योंकि हमने जितनी भी बातें अब तक की हैं उसमें इन्वेंशंस की बात आई, डिस्कवरीज की बात आई, आप मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, आप मूवी 3 इडियट्स की बात कर रहे हैं, आप तारे ज़मीं पर बात कर रहे हैं, पर उसके साथ साथ कुछ ऐसे एस्पेक्ट है जिन पर हमारा डिस्कशन जो है वो जितना होना चाहिए नेशनल मीडिया में, स्कूल कॉलेजेस में, अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं रहा। एक और न्यूज मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। एक 16 साल का बच्चा सुसाइड करता है, और कोटा में इस साल ये 24वां सुसाइड है जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं वहां पे ड्यू टू दैट एक्सट्रीम एग्जाम प्रेशर। मेरा सवाल सिर्फ ये आप सबसे एज ए टीचर जब हम बात करते हैं कि क्या हम सिर्फ सक्सेस को ओन करेंगे, या जो लोग इस दौड़ में पीछे रह रहे हैं उनके लिए हमारे पास कोई प्लान बी है।
हमारे न्यूज़पेपर या हमारे जो एकेडमीज हैं, हमारे जो स्कूल कॉलेजेस हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है, हम बहुत कुछ ऐसा करते हैं जिसमें विक्ट्री जो हासिल कर रहे हैं उनके बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है, उनको ग्लोरीफाई किया जा रहा होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जो लोग उस रेस में पीछे हैं उनके लिए हमारे पास कोई प्लान बी नाम की चीज नहीं है। मैंने पिछले 2 साल में कोटा सुसाइड्स के उस इशू पर कोई सीरियस नेशनल डिबेट होती नहीं देखी। मैंने किसी कॉलेज में इस इशू पर कोई डेलिब्रेशंस की बात नहीं सुनी है। टीचर्स अगर क्लास में बात करते हैं तो मुझे नहीं पता है, पर जब नेशनल सेमिनार्स की बात कर रहे हैं, जब आप डेलिब्रेशंस की बात कर रहे हैं, ऐसे मुद्दों पर अभी तक हम कुछ डिस्कशन सीरियस लेवल पर इनिशिएट नहीं कर पा रहे हैं और सोसाइटी भी जो है वो इन मुद्दों पर नहीं सोच रही। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये कल की न्यूज़पेपर मैंने शेयर भी किया था। 1 साल में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट है 13,000 बच्चे जो हैं वो सुसाइड कर चुके हैं। मेरा ये मानना है कि जब आप सक्सेस को ओन करते हैं, उस पूरी एक दौड़ में हम जो फेलियर्स हैं उनको ऑन करने से बच नहीं सकते। और ये पूरा मुद्दा है जिसको लेकर इस थीम के बारे में सोचा गया कि जब आप IQ की बात कर रहे हैं, हमें साथ में EQ, SQ और AQ इन पर भी बराबर का फोकस करने की जरूरत है। अदरवाइज हमारी पूरी जो डेवलपमेंट का मॉडल है ये लॉपसाइडेड हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अबोहर से श्री गंगानगर पहले रोड बहुत अच्छी थी और बहुत वहां पे ग्रीनरी थी। हमने उसको 6 लेन बनाया और पूरी ग्रीनरी को तबाह कर दिया। आज हम चाहे वहां उस रास्ते को हमने ड्यूरेशन को कम कर दिया, बट हम सफर कर रहे हैं बिकॉज हमने नेचर के साथ पूरी तरह से उसको वॉयलेट किया। ओके, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पूरे सुसाइड जो जितने केस रिपोर्ट हुए, एंटी सुसाइड फैंस गेट बैकलैश फॉर पोजिंग एज सॉल्यूशन टू स्टूडेंट सुसाइड क्राइसिस। गवर्नमेंट ने वहां पर उनको एकेडमीज को, पीजीज को यह डायरेक्शन दी कि आप एंटी सुसाइड फैंस इंस्टॉल कीजिए अपने रूम्स में, ताकि कोई बच्चा वहां पे सुसाइड ना कर पाए। और मैं बड़ा हैरान होता हूं कि आप मेन मुद्दों को पकड़ने की बजाय इस तरह के जो एक शॉर्ट गैप अरेंजमेंट की बात जब आप करते हैं तो अपने आप में हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम या पॉलिटिकल एक सिस्टम पर एक बहुत बड़ा ये क्वेश्चन मार्क है। तो पहले इस पूरे सेगमेंट में मैं कोशिश करूंगा कि हम व्हाई ऑफ दिस थीम पर आए, ताकि हमें पता चले कि इस मुद्दे पर बात करना हमारे लिए जरूरी क्यों है। यहां पर एक सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूं इस व्हाई को और हाईलाइट करने के लिए। आपके घर में जो छोटा बच्चा है वो आपसे एक टॉय की डिमांड करता है कि मुझे पापा या मम्मा मुझे टॉय चाहिए। हमारा रिस्पांस आम तौर पे क्या होता है, ये मुझे थोड़ा आपके इनपुट चाहिए। आपके बच्चे ने आपको कहा कि मुझे टॉय चाहिए, ओके पापा या मम्मा मुझे टॉय चाहिए, आम तौर पे आपका रिस्पांस क्या होता है? आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्सेस। कोई एक वर्ड। बच्चे ने डिमांड की कि आपको टॉय चाहिए, मुझे टॉय चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि आपका रिस्पांस क्या क्या हो सकता है? 1 वर्ड, 2 वर्ड। आप बजट को देख सकते हैं, ये मैं अज्यूम कर पा रहा हूं। अगर अवेलेबिलिटी है तो आपने उसको ले दिया, अगर कोई ओकेजन है तो आपने उसको वेट करने को कह दिया, ये कुछ हो सकता है। पर अगर मैं सर आपसे पूछूं, मैडम आपसे पूछूं कि अगर हम बच्चे से ये पूछें कि आपको टॉय क्यों चाहिए, वाई का जो आप जब आंसर ढूंढते हैं तो हमारी बहुत सारी मुश्किलों का सोल्यूशन वहीं से होता है। अगर मैं बच्चे से पूछूं कि मुझे डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ओके बजट, अगर मैं उसी बच्चे से पूछूं कि बेटा आपको टॉय क्यों चाहिए, तो किस तरह के रिस्पांस आपको मिल सकते हैं? आपका बच्चा आपको कह रहा है, टॉय की डिमांड कर रहा है, और आपने उसको वाई पूछा, वाई दिस टॉय, वाई यू नीड दिस टॉय, व्हाट काइंड ऑफ रिस्पांस मे बी देयर फ्रॉम द साइड ऑफ चाइल्ड? किस तरह के रिस्पांस आ सकते हैं? उसको टॉय क्यों चाहिए? अगर पॉसिबल है तो आप कन्वे भी कर सकते हैं वर्बली, मतलब बोलकर। I hope you're writing the responses. We are trying to find out why of that particular demand actually. Okay, because other friends have that toy. Very good, sir. But that's excellent answer. Any other idea? बच्चा ये कह सकता है कि बाकी दोस्तों के पास है,
या बच्चा ये कह सकता है कि मेरे पास बाकी सारे टॉयज हैं पर मेरे पास सिर्फ ये स्पेसिफिक टॉय नहीं है, या बच्चा ये कह सकता है कि मुझे ये टॉय इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे उसको खेलकर खुशी मिलेगी। आपको लगता नहीं ये तीनों रिस्पॉन्स एक अलग अलग साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव को कन्वे कर रहे हैं। जब आप एजुकेशन के वाई की बात करते हैं तो आपको एक क्लैरिटी होती है कि हमें एक पर्टिकुलर टॉपिक पर बात क्यों करनी चाहिए। तो मैं अभी तक जो बात आपसे कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द वाई ऑफ दिस पर्टिकुलर थीम। सुशांत सिंह राजपूत का केस आया था तो बाद में कई तरह का बयान, एक कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने एक बात कही थी कि विश आई न्यू ही वाज इन पेन। ओके, ये अगर आप इमेज को पहचान पा रहे हैं, एंटी रैगिंग मूवमेंट चली थी। एक लड़का अमन काचरू शिमला से धर्मशाला मेडिकल कॉलेज में जाता है, वहां रैगिंग होती है और वो सुसाइड कर लेता है। और अनफॉर्चुनेटली एंटी रैगिंग लॉ बनने के बावजूद, अभी ये न्यूज है जून 28 की, मेडिकल स्टूडेंट रैग टू पॉइंट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एंड डायलिसिस, एफआईआर अगेंस्ट 7 सीनियर्स इन राजस्थान। आज भी रैगिंग को हम रोक नहीं पाए। अब सारा ये मुद्दा असल में क्या चल रहा है कि शायद इमोशनल और सोशल लेवल पर जिस तरह की अवेयरनेस हमारे स्टूडेंट्स में होनी चाहिए वो उनमें नहीं डेवलप हो पा रही है, क्योंकि उसमें दोष चाहे हमारा है, चाहे स्कूलिंग सिस्टम का दोष है, चाहे वो लैक ऑफ डायलॉग है या लैक ऑफ प्रेफरेंसेस की बात है। हमने आईक्यू पे फोकस तो बहुत किया, हमने एकेडमिक जो सक्सेस पर फोकस बहुत किया, हमने ग्रेड्स पर फोकस बहुत किया, पर हम उस पूरी दौड़ में EQ, SQ और AQ पर फोकस करना बिल्कुल भूल गए, जिसके रिपरकशंस हमें देखने को मिल रहे हैं, जो भी मैं न्यूज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। डिफरेंट रिसर्च स्टडीज क्या कहती हैं? इंडिया स्ट्रेस्ड मोर देन हाफ ऑफ कम्यूटर्स इन मेट्रो सिटीज लाइकली टू कमिट रोड रेज। आपको बता दूं कि रोड रेज इंसिडेंट सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में इंडिया में होते हैं। सबसे ज्यादा सुसाइड के केसेस पूरे इंडिया में, पूरे दुनिया में इंडिया में रिपोर्ट किए जा रहे हैं। तो आपको ये कहीं ना कहीं एडमिट करना पड़ेगा कि दीज आर अलार्मिंग स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो जब आप ये सुनते हैं कि IT सेक्टर में हम कमाल कर रहे हैं, जो फिंगर भी स्पेलिंग में कमाल कर रहे हैं, तो आपको दूसरा एस्पेक्ट भी साथ में देखना पड़ेगा कि बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जिनमें हमें बहुत काम करने की जरूरत है। एक मैं कल पढ़ रहा था डुनिंग क्रूगर इफेक्ट। ये एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2 साइंटिस्ट, उन्होंने एक सर्वे किया, एक रिसर्च किया क्लासरूम में। उन्होंने एक मिक्स्ड एबिलिटी के स्टूडेंट्स का ग्रुप एक कंबाइन किया और बच्चों से पूछा कि अगर आप अपने आप को इंटेलिजेंस वाइज कहीं पर प्लेस करना चाहें तो पूरे ग्रुप में आप अपने आप को कहां पे देखते हैं? तो एक हैरानी की बात क्या आई कि जो लोग मीडियम लेवल के या मीडियोकर लेवल के थे वो अपने आप को टॉप 2% में रख रहे थे, और जो लोग इंटेलिजेंट थे वो अपने आप को एक मिडिल ग्रुप में रख रहे थे उस पूरे सिस्टम में। तो उन्होंने एक रिसर्च की फाइंडिंग्स का निकाली कि कई बार जब हमें बहुत कम पता होता है तो हमें ये लगता है कि हमें बहुत कुछ पता है, और जब कई बार आपको बहुत ज्यादा पता होता है तो आप एप्रीहेंसिव होते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आपको बहुत कुछ अभी नहीं पता। मे बी वी आर सफरिंग फ्रॉम दिस डनिंग क्रूगर इफेक्ट। हम एक एस्पेक्ट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं और बाकी एस्पेक्ट को निगलेक्ट करते जा रहे हैं। ये जो इमेज आपके सामने है, मैं आपके कमेंट्स यहाँ पे चाहूंगा। इस इमेज को अगर हम देखते हैं तो आपका क्या यहाँ पे ऑब्जर्वेशन? इस इमेज को आपने देखा, व्हाट योर इनिशियल ऑब्जर्वेशन आफ्टर सीइंग दिस इमेज? और अभी मैं कोशिश कर रहा हूं कि हम वाई तक पहुंचे, उसके बाद हम सॉल्यूशन की बात भी करेंगे कि व्हाट वी नीड टू डू इन आवर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कि हम इन चीजों को टैकल कैसे कर सकते हैं। जब आप EQ, SQ, AQ की बात करते हैं या आप डेविड कॉल्ब के एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल की बात करते हैं। एनी आइडिया? आपके पास बहुत आइडिया होंगे। आई जस्ट वांट टू गेट दैट ग्लिम्स ऑफ दैट आइडिया। थिंक बिफोर एक्शन। थैंक यू सो मच। थिंक बिफोर एक्शन दैट मीन्स कि कोई भी चीज जो आपको प्रोवोक कर रही है उसको रिस्पॉन्ड करना जरूरी नहीं है, ये उसका एक आइडिया है। तो बेसिकली जब आप ये सारे सिनेरियो की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वहां पर बहुत सारी फ्रस्ट्रेशंस हैं, वहां पर एक कट थ्रोट कंपटीशन का दबाव है, जिसकी वजह से हमारा जो लेवल ऑफ टॉलरेंस है वो कम हो गया, और उस वजह से हमारी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस मुद्दे पर एक डिटेल में बात की जाए। वैसे सर ये जो पूरा थीम है ये ऑफलाइन वर्कशॉप का थीम है, क्योंकि ऐसे थीम को एक जस्टिफाई करने के लिए
कम से कम 2-3 घंटे चाहिए अगर आप इसके डिफरेंट एस्पेक्ट को इंसाइटफुली देखना चाहें। इवन दाउ एक ये लेटेस्ट रिपोर्ट थी, इंडिया लो रैंक इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पुट्स रीजन फॉर डिससैटिस्फैक्शन इन फोकस। मैं बताना चाहूंगा कि फिनलैंड जो है वो लगातार 7वें साल टॉप पोजीशन पे आया हैप्पीनेस इंडेक्स में। और एक बड़ी रेलेवेंट सी बात है कि प्राइमरी एजुकेशन में आज फिनलैंड टॉप पे है। ये चीजें आपस में पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। अगर आप खुश हैं तो आपका एजुकेशनल जो अटेनमेंट का लेवल है, जो वहां से आपको मिल रही है सेटिस्फेक्शन, वो बढ़ेगी। अगर आप खुश हैं तो आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नेचुरली बढ़ेगा और उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपकी एजुकेशन की क्वालिटी पर भी पड़ना तय है। या आप इसको दूसरे सेंस में देखिए, अगर आपकी एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी है, अगर आपको ये पता है कि आपकी एजुकेशन में आपको किन किन चीजों पर फोकस करना चाहिए, तो नेचुरली आप बच्चों के हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ा पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि हमारी प्रेफरेंसेस जो हैं एजुकेशन में राइट फ्रॉम द स्टार्ट, वो उसमें कई सारे फ्लॉज हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा सिस्टम जो है एलकेजी का, यूकेजी का, नर्सरी का, वहीं से आप एक ब्रूटल कंपटीशन की बात करते हैं और वहां पर हम एक मैसेज दे रहे होते हैं कि हम सिर्फ कंपटीशन पर फोकस करेंगे, ना कि कोऑपरेशन पर। तो कई बार बच्चों को ये नहीं पता चलता कि आप कोलैबोरेशन करके भी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। उनको ये मैसेज आता है कि आगे बढ़ने के लिए दूसरों को पीछे करना जो है, दैट इज द ओनली वे। सो इसको मैं इस तरह से देखता हूं कि दिस इज कंपार्टमेंटलाइज्ड लर्निंग और थिंकिंग। This world is of a single piece, yet we invent nets to trap it for our inspection. Then we mistake our nets for the reality of the piece. हम सिर्फ अपने सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से पूरी एजुकेशन को व्यू कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल है चाहे कॉलेज है। तो हमें ये लग रहा है कि अगर हमने अपने सब्जेक्ट को पढ़ा दिया, सिलेबस को कंप्लीट कर दिया, तो ये एक एंटायर एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है। बट एजुकेशन का हम सिर्फ एक एस्पेक्ट देख रहे हैं और बाकी के एस्पेक्ट को इग्नोर करने का नतीजा क्या है कि हमारे जो बच्चे हैं, वो जो प्लान बी की बात हम करें, जब वो आप स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को डील करने की बात करें, वहां पर बहुत सारे लोग अपने आप को अनेबल महसूस करते हैं। एक सवाल मेरा आपसे है, जो दुनिया में सर्वाइवल के लिए बेसिक चीजें हैं जो हमें आनी चाहिए, स्कूल या कॉलेज उनमें से कितनी बातें हमें सिखाता है? हमें डिफरेंट प्लांट्स में से डिफरेंशिएट करना तक नहीं आता जब हम स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। हमें कुकिंग नहीं आती, हम एक कार का टायर खुद चेंज नहीं कर सकते, जिसमें स्कूल तो हमें वहां पे सिखाने में। तो जब आप एमईपी की बात कर रहे हैं तो वहां पर बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं। उसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात है, उसमें एक्टिव लर्निंग की बात है, उसमें आप एक्टिव लिसनिंग की बात करते हैं। बट कहीं ना कहीं हमने जितना एजुकेशन को, लर्निंग को कंपार्टमेंटलाइज किया, उतना अपने उस एम में फेल हो गए। तो यहां पर बात आती है, जो हमारा मेन थीम है, कि हम कितना फोकस करते हैं बाकी के 3 एस्पेक्ट पे। वो बात है, आपका आईक्यू पर तो हम फोकस कर रहे हैं, बट ईक्यू, एसक्यू एंड एक्यू पर बराबर का फोकस करना हमारे लिए, हमारे जैसे मुल्क में आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इमोशनल कोशेंट की बात, आप बहुत लर्नर्ड हैं और आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि हमें और हमारे बच्चों को अपने इमोशंस को चैनलाइज करना कितना आता है, हम इमोशनली कितने बैलेंस्ड हैं, हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट कितनी आती है, हम एंगर मैनेजमेंट को कितना जानते हैं, हम अपने आप को कैरी करना कितना सीखते हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर आप ईक्यू में हमारे बच्चे वहां पे मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो हायर आईक्यू होने के बावजूद लाइफ की रेस में पीछे रह जाएंगे, जो हम देख भी रहे हैं। सोशल क्वेश्चन में क्या है कि हम सोशली कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, हम सोशली कितने कॉम्पिटेंट हैं और हम सोशली कितने सेंसिटिव हैं। मैं हैरान होता हूं कि जब मैं एक वर्कशॉप में सर था लास्ट वीक कपूरथला में, वहां मैंने एक बात पूछी कि ट्रांसजेंडर के इशू पर क्या हमने स्कूल लेवल पर कभी कोई एक्सक्लूसिव चैप्टर देखा? कभी हमारे स्टूडेंट बीएड में आकर पहली बार इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में सुनते हैं, हमारे बच्चे बीएड में आकर पहली बार जेंडर के बारे में इंसाइटफुली किसी टीचर की बात सुनते हैं। अब आप ये देखिए कि एक बच्चा ग्रेजुएट हो चुका है और उसको जेंडर इश्यूज के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई ओरिएंटेशन नहीं है, और अगर उसको ये लगता है कि जेंडर इनइक्वालिटी एक नॉर्मल सी बात है, पैट्रियार्कल सिस्टम नॉर्मल सी बात है, फ्यूडल सोसाइटी नॉर्मल सी बात है, तो हम उसको दोष देने के बजाय हम ये सोचे कि हमने उसको पहले सेंसिटाइज क्यों नहीं किया।
हम उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर हमने उन चीजों को अपने एजुकेशन में ऐड क्यों नहीं किया? तो क्योंकि हमारा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है, तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि जब आप सिलेबस की हम बात करें तो साथ में उनके इमोशनल कोशेंट को बढ़ाने पर फोकस करें, उनके सोशल कोशेंट पर काम करें, और सबसे बड़ी बात है एडवर्सिटी कोशेंट पर साथ में काम करें, क्योंकि यही एक चीज डिसाइड करेगी कि एडवर्स सर्कमस्टांसिस में वो अपने आप को मैनेज करना कितना सीखता है। और मैं वर्कशॉप में पूछ रहा था, उस पूरे ग्रुप से 100 टीचर्स का ग्रुप था, कि आप में से कितने लोगों को स्विमिंग आती है? आप में से कितने लोगों को अगर फायर एक्सीडेंट यहाँ पे हो जाए तो अपने आप को वहां से एवैक्यूएट करना आता है? कितने लोगों को आपके कॉलेज में, मेरे कॉलेज में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करना आता है इन इमरजेंसी सिचुएशन बिना इंस्ट्रक्शंस को पढ़े? आप हैरान हो जाएंगे, शॉक्ड हो जाएंगे कि 5% से ज्यादा लोग इस पूरे एक क्राइटेरिया पर खरे नहीं उतरेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि जब आप लाइफ सिचुएशंस की बात कर रहे हैं, हमारे बच्चे या हम सब खुद कहीं ना कहीं बहुत पीछे हैं और हमें इन सारे मुद्दों पर बराबर का काम करना पड़ेगा। अब ये देखिए कि हमारे स्कूल कॉलेजेस में रोज ऐसी न्यूज आती हैं जहां पर बच्चे छोटी छोटी बात पर वायलेंट होते हैं। 2017 में स्वामी विवेकानंद स्कूल था यमुनानगर में, प्रिंसिपल वाज शॉट डेड इन ब्रॉड डे लाइट। एक क्लास 11वीं का बच्चा अपने फादर की रिवॉल्वर लेके आता है और पीटीएम वाले दिन जो है वहां पर प्रिंसिपल को शूट कर देता है, क्योंकि प्रिंसिपल ने उसको ये कहा था कि आपको प्री बोर्ड एग्जाम में तब आपको अपील होने देंगे जब आप पेरेंट्स को साथ में लेके आए। दैट इज द लेवल ऑफ टॉलरेंस। तो ये जो ट्रेनिंग है, जो ओरिएंटेशन है, उस पर फोकस करने की हम सबको जरूरत है। दैट इज द रीजन कि मेरा बड़ा मन था कि इन सारे मुद्दों पर बात की जाए। अगर मैं फिनलैंड की थोड़ी सी बात करूं, मेरा एक विजिट वहां पे हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी में, तो जो मैंने उनको स्टडी किया, आप ये हैरान होंगे डॉक्टर साहब कि 7 साल की एज में पहली बार बच्चे का एक प्रिंट मटेरियल के साथ एनकाउंटर होता है। 7 साल तक उनको सिर्फ लाइफ स्किल, सोशल स्किल और सर्वाइवल स्किल सिखाई जाती हैं। उनको रोज फील्ड विजिट करवाते हैं एटलीस्ट 1 आवर एवरी डे, ताकि उनको पता चले कि उनका सोशल रोल क्या है, उनका रोल क्या है सोसाइटी के लिए। और अपने बच्चों को 2.5 साल या उससे भी पहले, क्योंकि आपने स्कूल भेज दिया, तो वहां पर उनको ये नहीं पता चलता कि ग्रेड के अलावा भी लाइफ कुछ होती है। तो उनको दोस्तों क्या देंगे, पहले मैं अपने आप को थोड़ा मैनेज करना साथ में सीखें। तो जब आप IQ की बात कर रहे हैं, जब आप EQ की बात करते हैं, तो मेरा ये मानना है, जो रिसर्च स्टडीज कहती हैं कि आपका 80% सक्सेस जो है किसी टीचर का, बिजनेसमैन का, पॉलिटिशियन का, वो आपका EQ डिसाइड कर रहा है। सिमिलरली एक आपसे मैं बात शेयर करना चाहूंगा। एक हुए एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्गरेट मीड, उनसे पूछा गया कि व्हाट वाज द अर्लीस्ट साइन ऑफ सिविलाइजेशन, और जो एक्सपेक्टेशन थी पूछने वाले की वो ये थी कि मे बी क्ले पॉट, ग्रिंडिंग स्टोन और मे बी वेपन। मार्गरेट मीड ने एक बात कही और उन्हें एक रिस्पॉन्स दिया कि फर्स्ट साइन ऑफ सिविलाइजेशन वाज अ हील्ड फीमर। तो फीमर आपको पता है कि लॉन्गेस्ट बोन है हमारी बॉडी की, जो हिप और नी को आपस में जोड़ती है। तो जहां पर मेडिसिन की, जब मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, 6 हफ्ते लगते हैं फ्रैक्चर्ड फीमर को हील करने में। तो अगर कोई फीमर हील हुई है, दैट मींस किसी ने उस इंजर्ड पर्सन की केयर की। जो पर्सन जो है, जो एनिमल था, दूसरों पर डिपेंडेंट था। तो मीड ने यह बात कही कि जब जंगल के लॉ की बात करते हैं, जो हील्ड फीमर है अगर वो हमें मिला है, दैट मींस ये फर्स्ट साइन था कंपैशन का, और यहीं से आपकी सिविलाइजेशन की स्टार्ट होती है। दैट मींस कि जब आप सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो वहां पर, यहां पर जो बात आपसे कर रहा था, EQ का कॉन्सेप्ट था। इस इमेज को आप पहचानते हैं, बड़ी फेमस इमेज थी, मैंने सोशल मीडिया पर इसको शेयर भी किया था। एनी आइडिया? अगर तो आप में से कैमरा ऑन कर सके मुझे ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि उससे लगता है कि मैं आपसे मुखातिब हूं, नहीं तो ऐसा लगता है कि थैंक यू। एनी आइडिया अबाउट दिस पर्टिकुलर इमेज? मैं वर्कशॉप में एक बात कर रहा था कि हु इज गार्डिंग योर पोस्ट। 1937 में मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सिया का मैच चल रहा है, ब्रेडेन में मैच चल रहा था। बड़ी फोक थी, बहुत वहां पे साउंड भी था स्पेक्टेटर्स का। बीच में एक मोमेंट ऐसा आया जब बहुत इंटेंस फॉग की वजह से मैच को रोकना पड़ा। रेफरी ने विजल की और गोलकीपर जो है फ्रैगिट मीड, इस बंदे को विजल सुनाई नहीं दी। गेम चुकी है, सब लोग जा चुके हैं, ये पर्सन लगातार 15 मिनट गोल पोस्ट को गार्ड करता रहा। बाद में इसको किसी ने बताया कि मैच जो है उसको एक बार सस्पेंड कर दिया गया।
तब उसने एक बड़ी फेमस स्टेटमेंट दी कि माय फ्रेंड्स फॉरगेट मी व्हेन आई वाज गार्डिंग देयर पोस्ट। अब आप ये अपने आप से पूछिएगा कि आपकी प्रेजेंस या एब्सेंस में कितने लोग ऐसे होंगे जो आपकी गोल पोस्ट को डिफेंड कर रहे होते। जब ऐसी बात हम क्लास में करते हैं तो एक रियलाइज होना जरूरी है कि आपके इमोशंस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके सर्वाइवल के लिए या आपके एग्जिस्टेंस के लिए। जब आप इमोशंस की बात करते हैं, मेरा ये मानना है कि इमोशंस आर द शैडो ऑफ योर थिंकिंग प्रोसेस। आपका यहां पे जो चल रहा है सारा वो आपके इमोशंस के जरिए रिफ्लेक्ट होता है। तो अगर हमने बच्चों के थिंकिंग प्रोसेस को इग्नाइट करने पर, उनको रिफाइन करने पर फोकस किया, तो आप जो एंगर को मैनिफेस्ट होता देखते हैं बच्चों में, ये अपने आप कम होगा। बच्चे अपने आप को मैनेज करना सीखेंगे क्योंकि हमने उनको ये बताया कि ग्रेड्स के अलावा भी बहुत कुछ ऐसा है जो उनमें साथ में होना चाहिए। तो थोड़ी अगर हम AQ की बात करें, मैं पहले बात कर चुका हूं कि वो कितना एडवर्सिटीज को फेस कर पाते हैं इन टफ सिचुएशंस। SQ की बात मैं आपसे पहले कर चुका हूं कि वो सोशल लेवल पर कितने इफेक्टिव लिसनर्स हैं, वो कितनी कन्वर्सेशन की स्किल्स को जानते हैं, वो कितना दूसरों के ओपिनियन को अंडरस्टैंड करना जानते हैं, वो कितने सोसाइटी में अपने आप को कैरी करना जानते हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि इन चीजों के बिना सिर्फ IQ पर फोकस करना कहीं ना कहीं हमें इस लाइफ की रेस में पीछे कर देगा। हो सकता है कि हमारे पास जॉब बहुत अच्छी आ जाए और उस जॉब की जो ग्रेस को लोग नहीं समझ पाएंगे, वो ये नहीं समझ पाएंगे कि उन्होंने अपनी पैसे को कैसे यूज करना है, उन्होंने कैसे दूसरों को साथ में लेके चलना है। अब थोड़ी बात ये आती है कि हमें क्या करना चाहिए। पहले सेगमेंट में मैंने फोकस किया कि हमारी मिसप्लेस्ड प्रेफरेंसेस क्या हैं और कैसे हमें बाकी तीनों एस्पेक्ट पर भी बराबर का फोकस करने की जरूरत है, ताकि जो मुल्क खुशहाल बहुत हैं उनके मॉडल को हम साथ में फॉलो कर पाए। अगर मैं आपको यहाँ पे रेफरेंस देना चाहूँ भूटान की, भूटान ने 1970s में ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को फॉलो किया था। वांगचुक नाम का उनका एक राजा था और उन्होंने 4 बातों पर फोकस किया अपनी एक पूरे सिस्टम में। एक गुड गवर्नेंस पे, एक एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन पे, एक उनके कल्चरल प्रिजर्वेशन पे, और साथ में फोकस किया कि आपने कैसे कम्युनिकेशन को बेटर करना है और आपने कैसे बेसिक एमिनिटीज पर फोकस करना है। आज इकोनॉमिक एस्पेक्ट में भूटान चाहे हमारे मुकाबले बहुत कमजोर हो, पर हैप्पीनेस के इंडेक्स में हमारे मुकाबले बहुत स्ट्रांग है। अगर आप उन देशों को देखें जो खुश बहुत हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पे हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, तो आप यहां पे देखेंगे कि उनकी एवरेज एज जो है, फिनलैंड की एवरेज एज 82 ईयर्स है, हमारे यहाँ पे 57 तक हम पहुंच चुके एवरेज एज में। दैट मीन्स कि हमने जितना एनवायरनमेंट को इग्नोर किया, हमने जितना बेसिक जो फंडामेंटल्स जो एस्पेक्ट्स को इग्नोर किया, उतना मुश्किल में आ गए। तो आज आप देखिए कि बहुत जगह पे हमें एजिटेशन करना पड़ता है फॉर क्लीन एयर, फॉर क्लीन फॉरेस्ट, फॉर क्लीन दैट एनवायरनमेंट। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज। अब हमें करना क्या है, जो मेरा फोकस हमेशा क्लास में रहता है, वी नीड टू यूज हिडन करिकुलम। अब उसका कॉन्सेप्ट आप सब जानते भी होंगे। जब हमारा करिकुलम हमें दिया जाता है बीएड का, एमएड का या किसी डिग्री कॉलेज में, वो तो यूनिवर्सिटी ने बता दिया कि आपको क्या करना है। जैसे नैक ने हमें कह दिया कि आपने इन पैरामीटर्स को फॉलो करना है। पर मेरा ये मानना है कि बच्चा जो है आपके पास जब आता है, 2 साल के लिए आता है, तो वो सिर्फ सिलेबस को कवर नहीं करता, वो हमारी पर्सनैलिटी से, हमारे डायलॉग से, हमारे क्लासरूम के एम्बियंस से बहुत कुछ सीखता है। हम बच्चों के पर्सपेक्टिव को लेकर कितने कंसर्न है, हम उनको सोशल स्किल कितनी इंपार्ट करते हैं, हम डेमोक्रेटिक इथोस की बात कितना करते हैं और हम डेमोक्रेटिक इथोस को प्रैक्टिस कितना करते हैं, ये सारी बातें वो एक बच्चा नोट करता है और कहीं ना कहीं वो आपको एज ए रोल मॉडल लेके चलता है। एक जॉन डीवी की कोट हम कई बार क्लास में शेयर करते हैं, वी लर्न बाय एक्सपीरियंस। डू यू एग्री विद दिस? वी लर्न बाय एक्सपीरियंस, यस और नो? मैं आपको देख पा रहा हूं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि चलिए we learn by experience। तो ऑब्वियसली यस आंसर आएगा जितना मैं समझ पा रहा हूं। अच्छा, आप सब एक FDP को अटेंड कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूं कि इस स्टेटमेंट में हमें कुछ साथ में ऐड करना चाहिए, अगर मैं साथ में ऐड करूं वी लर्न बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन एक्सपीरियंस, अब ये स्टेटमेंट आपको ज्यादा बेटर लग रही है, ये पहले वाली ठीक थी? वी लर्न बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल कि आपने FDP अटेंड की, मैं बहुत FDP अटेंड करता हूं, अगर हम बाद में रिफ्लेक्शंस नहीं करते तो उसका कोई फायदा नहीं है।
फिर तो एक अटेंडेंस है हमारी कि आपको सर्टिफिकेट मिल गया। सीबीएसई में एक वर्कशॉप मैं परसों एक ले रहा था ऑनलाइन, तो मैंने वर्कशॉप कंडक्ट कर ली और उनको मिल गया सर्टिफिकेट। ये तो अटेंडेंस होगी, उनकी एक पार्टिसिपेशन है बस। जब आप रिफ्लेक्ट करते हैं तो वहां से लर्निंग्स होती है कि हमें क्या क्या रिटेन करना और हमने क्या क्या छोड़ना है। अब इसमें एक और चीज हम ऐड कर सकते हैं, जब आप एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वी लर्न बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन एक्सपीरियंस, तो क्या हर एक चीज को खुद एक्सपीरियंस करना हमारे लिए पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल कि हर एक एक्सपीरियंस हम खुद गेन कर लें? स्टूडेंट के लिए पॉसिबल है? अब लाइफ तो छोटी है, ओके नो। तो अगर मैं इसको चेंज करूं कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस साथ में हो, तो आपको लगता नहीं उसका ज्यादा फायदा होगा? वी नीड अ गुड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओके, शेयरिंग एक्सपीरियंस, ओके। तो जब आप गुड फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि आप एक बच्चे के लिए एक कमाल के रेफरेंस बन सकते हैं इन चीजों को समझने के लिए। मैं वर्कशॉप में एक बात पूछ रहा हूं, आपसे भी पूछ रहा हूं कि जब आप पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं, जब आप रिलीजियस गुरुज की बात कर रहे हैं, कितने लोगों के लिए आप गारंटी से कह सकते हैं कि उनके पास अनक्वेश्चनेबल इंटेग्रिटी है? जब आप टीचर्स की बात करते हैं, कितने टीचर्स के बारे में, कितने परसेंट टीचर्स के बारे में आप गारंटी से कह सकते हैं, कितने परसेंट के बारे में कह रहा हूं मैं, कि इनकी अनक्वेश्चनेबल इंटेग्रिटी है? पॉलिटिशियंस के बारे में, रिलीजियस गुरुज के बारे में, कितने परसेंट के बारे में? न्यूज रीडर्स के बारे में, जर्नलिस्ट के बारे में, कितना परसेंट? एनी आइडिया, रफ आइडिया? एनी रफ आइडिया नीड? ओके, तो आपको लगता नहीं मैम कि बड़ी मुश्किल वाली बात है? नॉट मोर देन 20%। आपको लगता नहीं कि 80% ऐसी हमारे पास रेफरेंसेस हैं जिसमें फ्लॉज बहुत है, और हम स्टूडेंट्स को कई बार एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कमाल का इंसान बने, हालांकि उनके पास अच्छे फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसकी बड़ी शॉर्टेज है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ऑनर्स जो है हमारे पे, टीचर्स पे स्पेसिफिकली और बाकी प्रोफेशंस पे, कि हम हिडन करिकुलम के जरिए कितना उनको ओरिएंट कर पाते हैं इन सारे एस्पेक्ट्स के बारे में। हमारे क्लासरूम है, उसमें डायलॉग कितना है, डेलिब्रेशंस कितनी है, इंटरेक्शन कितनी है, और क्लासरूम टीचिंग में हम कितना उनको सेंसिटाइज कर पा रहे हैं उनके डिफरेंट रोल्स के बारे में। हमने कितना ऐसे बच्चों को रिवार्ड दिया, रीइंफोर्स किया, जिन्होंने सिर्फ पढ़ाई के अलावा बाकी चीजों में भी कमांडेबल काम किया। ओके, मैं जैसे एलुमनाई मीट की बात करता हूँ, कॉलेजेस बहुत करवाते हैं, हमारे कॉलेज में होती हैं। हमने कितनी बार ऐसे लोगों को ऑनर किया जिनके डेजिग्नेशन को देखे बिना हमने उनको इसलिए ऑनर किया क्योंकि उन्होंने समाज के लिए कमाल का कुछ कंट्रीब्यूट किया, जो कमाल के ऑनेस्ट है, कमाल की उनकी इंटेग्रिटी है। तो कहीं ना कहीं हमें एक एग्जाम्पल को सेट करना पड़ेगा। वी आर नॉट जस्ट गोइंग बाय द डेजिग्नेशंस और दैट प्रैक्टिकल सक्सेस, हम ये सोच रहे हैं कि बाकी के जो ट्रेड्स है उनमें भी उनका एक्सेल करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल देखिए हिडन करिकुलम का। मदर इज सेइंग इन फर्स्ट इंस्टांस यू डू नॉट स्टडी, यू विल एंड अप लाइक हिम। और एक मदर कह रही है यू स्टडी वेल, यू विल बी एबल टू मेक ए बेटर वर्ल्ड फॉर हिम। कितना बड़ा एक मैसेज का फर्क है दोनों स्टेटमेंट्स में। एक स्टेटमेंट में मदर ये सिखा रही है उसको कि आपने ऐसे लोगों से एक तरह से दूर रहना है जो मैनुअल वर्क करते हैं। दूसरे में ये कहा जा रहा है कि अगर आप कुछ कमाल का करेंगे, बहुत पढ़ेंगे, तो उन लोगों के लिए कुछ कर पाएंगे जो मार्जिनलाइज सेक्शन के हैं, जो डिसएडवांटेज सेक्शन के हैं, जो हाशिए पर खड़े लोग। तो जब आप क्लासरूम सिचुएशन की बात करते हैं, हमें ना कहीं हिडन करिकुलम को लगातार फॉलो करना पड़ेगा। अपने एटीट्यूड से, अपने पर्सपेक्टिव से, अपनी टीचिंग से, अपने इंटरेक्शन के दौरान हमें ऐसे एग्जाम्पल साथ में कोट करने पड़ेंगे जिन्होंने सोसाइटी के लिए कमाल का कंट्रीब्यूट किया, ताकि बच्चों के सामने कमाल की रेफरेंस मौजूद हो कि ऐसा करके भी हम अर्न कर सकते हैं बहुत नेम, फेम और बाकी चीज। एक और तरीका हो सकता है, दिस इज जेन्युसियन वे। अब उसका पहले देख लीजिए होता क्या है। जेन्युसियन एक रोमन गॉड की एग्जांपल है जिनके दो फेज थे। हमारे पास जब न्यूज़पेपर आप ओपन करते हैं तो बहुत सारी नेगेटिव न्यूज हमारे सामने आती है। फॉर एग्जांपल नेपोटिज्म, बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर लीक्स, करप्शन, मास कॉपिंग, ऑन कैंपस वैंडलिज्म। जेन्युसियन में क्या है कि क्या एक नेगेटिव न्यूज को पॉजिटिव तरीके से लर्निंग के लिए यूज किया जा सकता है या नहीं, ये जेन्युसियन वे है। फॉर एग्जांपल सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड केस हुआ था, उसका एक मैसेज क्या है कि एवरीवन हैज अनटोल्ड स्टोरी।
and the person who seems so normal carries so much of invisible load. Depression is real. Speak up before you give up. अभी आपने एक वीडियो देखी होगी, 5 लोगों की डेथ हुई महाराष्ट्र में, भूशी डैम है वहां पे, 5 लोग वहां पे स्टक हो गए और नदी में बह गए। सर आपने देखा वीडियो, वो 5 लोग स्टक हो गए वहां पे नदी में और साथ ही बह गए। अगर मैं जेन्युइन वे की बात करूं, आपको मैं बताता हूं एक शॉकिंग फैक्ट। भूशी डैम जो महाराष्ट्र में विदर्भ एरिया में है, वहां पर पिछले 5 साल में 42 डेथ्स हो चुकी हैं उस डैम में, उस वाटर करंट में डूबने से। मेरा सिर्फ सवाल यह है कि जब आप सोशल लर्निंग की बात कर रहे हैं, हमारे लोग उस ट्रेजेडी से कुछ सीखने को तैयार क्यों नहीं है? तो जब आप जेन्युइन वे की बात करेंगे, हमने क्लासरूम में मान लो इस न्यूज के जरिए एक डिस्कशन को इनिशिएट किया, उनको ये बताया कि जब आप घूमने जाते हैं, जब आप रोड पे जाते हैं, सोशल लर्निंग का आपका ये पार्ट है, आपके एसक्यू का पार्ट है कि आपने अपने आप को वहां पे कैरी कैसे करना। हर एक जगह पर गवर्नमेंट अवेलेबल नहीं होगी, हर एक जगह पर वार्निंग साइन अवेलेबल नहीं होंगे। आप अपने आप को सोशल सिचुएशंस में कैसे मैनेज करते हैं, कैसे आप सरवाइव करते हैं एडवर्स सर्कमस्टांसेस में, दैट नीड टू बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस। हम उसको अलग से कोई सेमिनार करवा के इस बात पे ना छोड़ें कि किसी वर्कशॉप में बात होगी तब बात बनेगी। हमारे क्लासरूम लर्निंग में कहीं ना कहीं हम जेन्युइन वे पर फोकस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो मॉर्निंग असेंबली होती है, उसमें हमारे भी होती है, हम उसमें क्या कहते हैं बच्चों को कि आप न्यूज आइटम्स पढ़िए। बच्चे आए और उन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल लोगों की स्टेटमेंट्स को एज इट इज वहां पे रिपीट कर दिया। दैट इज ऑफ नो यूज। आप न्यूज से सीखते क्या है? कोई लर्निंग जो है हर एक सिचुएशन में पॉसिबल है अगर आप जेन्युइन वे पर साथ में फोकस करें। अगर आप मास कॉपिंग की बात करते हैं तो ये अपने आप में एक लेसन होता है कि आप उन नेगेटिव बातों को साथ में हाईलाइट कीजिए। जब लोग पकड़े गए, वो डीफेम हुए क्योंकि उन्होंने एक गलत रास्ता चुना था अपने बच्चों के लिए, जो नीट के लिए, किसी और एग्जाम के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा क्लासरूम में, हमें हर एक लाइफ सिचुएशन को, जो नेगेटिव बात है उसको पॉजिटिव लर्निंग कैसे करनी, उसको साथ में फोकस करना पड़ेगा। अब तक जितना हमने डिस्कस किया विद योर काइंड इनपुट्स, कोई क्वेरी अगर आपकी है तो आप कभी भी मैसेज दे सकते हैं यहाँ पे। आई विल अप्रिशिएट अगर आप कुछ भी आप साथ में मुझे पूछना चाहें या आपका कोई इनपुट हो। सर शुड आई प्रोसीड? सर कुछ टाइप कर रहे हैं तो मैं अभी रुकता हूँ साथ में। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सो ये मैं बात कर सकता हूँ, जॉन डीवी की बात है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर हमें साथ में फोकस करना पड़ेगा। एक्चुअली जब आप विकारियस लर्निंग की बात करते हैं, ऑब्जर्वेशन लर्निंग की बात करते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं, हम जब स्कूल्स में बच्चों को भेजते हैं तो बेसिकली हम उसमें ये कहते हैं कि आपने 15 डेज के लिए ऑब्जर्वेशन करनी है। तो उसका पर्पस क्या है कि वो स्कूल सिस्टम को मैन्युअली स्टडी करें और वहां से लर्निंग क्या है वो लेके आए। उनका फोकस मेजॉरिटी का ये रह जाता है कि उन्हें अपनी फाइल कंप्लीट करनी है। उस वजह से सारी वो बुकिश चीज तो बन जाती है, पर लर्निंग वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। अभी डेविड कॉल का एग्जांपल हमारे सामने यहाँ पर मैं यहाँ पे कन्वे करना चाहूंगा। आप थोड़ा रिकॉल कीजिए, जब कोरोना टाइम में फर्स्ट लॉकडाउन लगा था 21 दिनों का, और मैं एक वर्कशॉप में पूछ रहा था कि उन 21 दिनों में अगर आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल को आप अटेम्प्ट करें, तो उनसे मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपको कुछ कंक्रीट एक्सपीरियंस हुए, क्योंकि 21 दिनों के लिए यू आर कन्फाइंड टू योर होम। तो वहां पर जो भी आपको तजर्बे हुए, उसका सेकंड एस्पेक्ट क्या है, आप उसको रिफ्लेक्ट कीजिए कि उन तजर्बों से आपने क्या क्या वो फील किया। देन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, आपने वहां से लर्निंग क्या की। देन एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, ट्राइंग आउट व्हाट यू हैव लर्न, कि अगर कुछ ऐसा फिर से हो जाए तो क्या आपके पास इस बार कुछ बेटर है ऐसी सिचुएशन से अपने आप को बचाने के लिए या अपने आप को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए। दिस इज बेसिकली एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल। हम कहीं घूमने गए तो आपने ये वहां पे जो भी एक्सपीरियंस किया, हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं उसको रिव्यू करते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि वहां से लर्निंग हमारी क्या है, और फोर्थ स्टेप में उस लर्निंग के जरिए नेक्स्ट टाइम अगर कुछ ऐसा हम कहीं घूमने जाएं या कहीं भी हम आउटिंग करते हैं, हम उस लर्निंग के जरिए नेक्स्ट जो हमारी एक आउटिंग है उसको और बेटर कैसे कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि जब आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं, हमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर फोकस बहुत करना चाहिए, बिकॉज अगर आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे, हर एक लाइफ सिचुएशन आपके लिए एक लर्निंग होती है।
ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप सबको पता भी होंगे, लाइक गोइंग टू जू टू लर्न अबाउट एनिमल्स थ्रू ऑब्जर्वेशन इंस्टेड ऑफ रीडिंग अबाउट देम, growing a garden to learn about photosynthesis instead of watching a movie about it, hopping on a bicycle to try and learn to ride instead of just listening to your parents explain the concept of riding. तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं उसके। एक और एग्जांपल वहीं क्लासरूम डिस्कशन की, 5 people burned alive as car hit struck इन पंजाब संगरूर। ये 2018 की बात है, मैं जो आपको कोट कर रहा हूँ। हमारे न्यूज़पेपर ऐसी न्यूज आइटम से भरे हुए हैं, अगर आज भी देखेंगे आपको तो ऐसी एग्जांपल मिलेंगे आपको। सवाल सिर्फ यह है कि हमारी लर्निंग क्या है। तो हमें कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि हम ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अब बच्चों को नहीं रोक सकते क्या वो जाए ना ट्रैफिक में, हम उनको रेगुलेट करना सिखा सकते हैं कि वो सेल्फ रेगुलेशंस को कैसे मास्टर करें। हम प्रेशर जो है सोसाइटी के, एक्सपेक्टेशंस जो हैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, हम बच्चों को ये सिखा सकते हैं कि उस प्रेशर को हैंडल कैसे करना है, उनको ये सिखा सकते हैं कि कैथारसिस कैसे करना है, उनको ये सिखा सकते हैं कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि जब आप इमोशंस की बात करते हैं, आप कोई एग्जांपल लेते हैं कि रिसर्चिंग ए पर्सन और इवेंट फ्रॉम हिस्ट्री, फॉर एग्जांपल कि आपने नेल्सन मंडेला की बात करी और साथ में आपने बात करी हिटलर की। दोनों की पर्सनैलिटी के पर्सपेक्टिव को समझना और उनको इमोशनल लेवल पर यह बताना कि नेल्सन मंडेला के 28 साल जो जेल में थे, दैट वाज फॉर द इमोशन ऑफ फ्रीडम, और जो हिटलर ने किया उसका एक सैडिस्टिक एक तरीका था अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना। तो जब दोनों लोगों के बारे में एक बच्चा पढ़ता है, पढ़ने का असली पर्पस क्या है कि वो नेल्सन मंडेला के पर्सपेक्टिव को समझ पाए। मैं एग्जांपल आपको देता हूं, अगर एक बच्चा एक एडवर्टीजमेंट देखता है स्किन कलर फेयर करने की और फेयर एंड लवली की, और अगर वो आपको क्लास में आके ये कहता है कि वो एडवर्टीजमेंट रेसिस्ट एडवर्टीजमेंट है, दैट मीन्स कि उसने उस कॉन्सेप्ट को इंटरनलाइज कर दिया। अगर नहीं उसने आपको ये रिस्पॉन्स दिया या नहीं सोचा, दैट मीन्स उसने सिर्फ उस बात को रटा है, सिर्फ क्रैम किया है रेसिज्म क्या होता है, उसने वो फील नहीं की बात जो नेल्सन मंडेला ने भुगता था। सिमिलरली हिटलर के बारे में पढ़ने का पर्पस क्या होता है कि वो उस पर्सपेक्टिव को समझ पाए तो हिटलर का था, और इस बात को लेकर अवेयर हो कि सैडिस्टिक होना जो है कितना नुकसानदायक होता है कई बार पूरी ह्यूमैनिटी के लिए। सो दीज आर द लेसन वी नीड टू लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। आप हिस्ट्री को इमोशंस के साथ इस तरह से अटैच कर सकते हैं। जब आप साइकोलॉजी को हम पढ़ाते हैं तो साइकोलॉजी समझना इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स की साइकोलॉजी क्या है, टीचर्स की साइकोलॉजी क्या है, और उस साइकोलॉजी को समझकर अपने आप को आपने एडजस्ट कैसे करना है। और पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि बच्चों की साइकोलॉजी क्या है अलग अलग लाइफ सिचुएशंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी बच्चे से पूछता हूं कि व्हाट वुड ए फ्रेंड से टू ए फ्रेंड हु इज क्राइंग, हमें क्या कहना चाहिए जब कोई मुश्किल में है। ऑब्जर्वेशंस को शेयर करना अबाउट इमोशंस, like see any Rashmi feel happy because you asked him to play truck with you। ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है जिसको हम कई बार अंडर एस्टिमेट करते हैं। आप सबने मूवी देखी है मुन्ना भाई MBBS, क्या वो कमाल का सीन है जो आपके सामने ये इमेज है कि कैसे एक डिग्निटी ऑफ लेबर को कन्वे किया गया, कैसे ये कन्वे किया गया कि जो लोग आपके आसपास अनसंग हीरोज हैं, कई बार उनको थोड़ा सा रीइंफोर्स करना उनके बिहेवियर में क्या कमाल का चेंज ला सकता है। बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि वो ग्रेटिट्यूड के कॉन्सेप्ट को समझें और उसको प्रैक्टिस करें। वो सिर्फ आकर टीचर को विश ना करें, उनको ये लगे कि हर एक इंसान, चाहे प्रिंसिपल है, चाहे टीचर है, चाहे कोई सपोर्ट स्टाफ है, वो अपना काम कर रहा है और हर एक को रिगार्ड देना इररिस्पेक्टिव ऑफ डेजिग्नेशन, ये उनका एक बुनियादी फर्ज है एज ए ह्यूमन बीइंग। तो ये उनका एक EQ को या SQ को डेवलप करने पर साथ में काम करेगा। सो वी नीड टू रिवार्ड पॉजिटिव बिहेवियर और कंप्लीशन ऑफ गोल्स। वी आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड लाइक किसी पर्सन के इमोशंस क्या हैं। तो जितनी आप इमोजीज को यूज करते हैं व्हाट्सएप पे, इमोजीज क्या हैं, आप इमोशंस को कन्वे करते हैं। मुझे लगता है कि हमें इमोशंस को रीड करना भी आना चाहिए। मुझे ये भी लगता है कि कई बार 3 साल की एज में हम बोलना शुरू कर देते हैं, पर बोलना क्या है कुछ लोग सारी उम्र नहीं समझ पाते, तो उनको ये पता नहीं चलता कि उनकी कही बात जो है वो सामने वाले को कितना हर्ट कर रही है, अननेसेसरी वो ब्रैग कई बार कर रहे होते हैं। तो ऐसी सारी बातें आपके SQ में आती हैं कि सोशल लेवल पर आपको कैसे केयरिंग होना चाहिए, कैसे आपको दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझना चाहिए।
मुझे तहजीब हाफी के कुछ वर्ड्स याद आते हैं सैडिस्टिक लोगों के बारे में। ऐसे लोग हैं जो दूसरों को परेशान करके खुशी महसूस करते हैं। ही सेड समवेयर कि ये कौन राह में बैठे हैं मुस्कुराते हैं, मुसाफिरों को गलत रास्ता बताते हैं, और तुम्हारा कोई अपना सफर पर गया तो पूछेंगे, जो रेल गुजरे तो हम हाथ क्यों हिलाते हैं। दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझे बिना शायद हम दूसरों की सिचुएशन को भी नहीं समझ सकते। और मेरा ये मानना है कि अगर कोई टीचर या पेरेंट, मेरा स्ट्रांगली मानना है कि अगर किसी बच्चे को ये हौसला हो ना कि मेरे पेरेंट्स, मेरा कोई दोस्त या मेरा एक टीचर, एक पर्टिकुलर टीचर मेरे पर्सपेक्टिव को समझने को तैयार है, मुझे अनकंडीशनली सुनने को तैयार है, मुझे वो जज नहीं करेगा, कोई बच्चा सुसाइड नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी से मैं बात कह रहा हूं। पर जब बच्चों को लगता है कि एवरीबडी इज कंसर्न्ड अबाउट जस्ट सक्सेस और फेलियर को या पीछे रह जाने को कोई ऑन करने को तैयार नहीं है, वहां पर अपने आप को वो हेल्पलेस महसूस करते हैं। तो जो मैंने डाटा शुरुआत में दिया था सुसाइड्स का, रोड रेज का, फ्रस्ट्रेशन का, स्ट्रेस का, अनहैप्पीनेस का, वो डाटा रिफ्लेक्ट कर रहा है कि एज ए सोसाइटी हमें कितना अपने आप को इंप्रूव करना है, एज ए टीचर हमें कितना अपने बच्चों को समझना है। सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, अपने कलीग्स के पर्सपेक्टिव को भी समझना, अपनी ईगो को साइड करके, ये बहुत जरूरी है। और यहाँ पर सर हमारे पास टाइम कितना अवेलेबल है, मैं ऐसे पेसिंग करूं अपनी? सर स्पीकर काइंडली ऑन कर लीजिए। सर 10 मिनट्स। ओके फाइन मैम, ओके आई विल ऑन टाइम, थैंक यू सो मच। सो यहाँ पे पेरेटो एनालिसिस अगर आपने ये कॉन्सेप्ट सुना हो, अल्बर्ट एलिस का कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा कमाल का कॉन्सेप्ट है, 80-20 प्रिंसिपल। ही सेड कि आपकी लाइफ में 20% लोग या चीजें आपकी 80% हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और बाकी की 20% हैप्पीनेस जो है बाकी 80% लोगों की वजह से। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारी लाइफ में वो 20% लोग कौन है, वो चीजें क्या हैं। और अगर ये बात हम समझा पाए अपने स्टूडेंट्स को भी, तो उनको क्लैरिटी हो जाएगी कि उनको एकेडमिक सक्सेस के साथ साथ एक रिफाइंड ह्यूमन बीइंग बनना भी जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी हैप्पीनेस सिर्फ आपके ग्रेड पर या पैसों पर डिपेंड नहीं करेगी, आपका इमोशनली स्ट्रांग होना। आप बॉलीवुड में देखिए कितने लोगों ने इतने सुपर सक्सेसफुल होने के बावजूद सुसाइड्स किए। रीजन क्या था? उनको अपने आप को मैनेज करना नहीं आया। एडवर्स सर्कमस्टांसेस में ये कॉन्सेप्ट आपका आता है एक के ऊपर। ओके, तो ये एक इमेज आपके सामने है। ये बच्चा जो है वो, उसको नहीं पता कि सामने वाले को जो आर्टिफिशियल ये स्टैच्यू है, उसको ये पता है कि मैंने हेल्प करनी है। तो मुझे लगता है कि बच्चों की उस मासूमियत को समझना और सारी उम्र उसको निभाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा जो है वो प्रेजेंट में रहता है, और हम सब यहाँ तो पास्ट में रह रहे होते हैं या रिमोट फ्यूचर के बारे में अपने आप को मुश्किल में डाल रहे होते हैं। ये थोड़ा एक था। तो एक और कॉन्सेप्ट है डाइनिंग इन द डार्क। तो ये कॉन्सेप्ट आया था जो लोग डिफरेंटली एबल हैं उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए। ये फ्रांस में पहला एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ। उसमें क्या था? टेस्ट ऑफ डार्कनेस इसका थीम था। नो कैंडल नो लाइट, ओनली यू, डार्कनेस एंड मी। कंप्लीट डार्कनेस में उसको ऑपरेट किया जाता है। पर्पस क्या है कि जब आप वहां पे जाएंगे, आप डिनर करेंगे, आप ब्लाइंड लोगों के पर्सपेक्टिव को समझ पाएंगे कि जब आप नहीं देख पाते आपको कैसा लगता है। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं, ताकि बच्चा ये महसूस कर पाए। मेरा ये मानना है कि जिस दिन आप बच्चों को किसी स्पेशल स्कूल में सारा दिन लेके जाते हैं, उनको एक्चुअल में ये तब पता चलता है कि ब्लाइंड लोगों की लाइफ कैसे होती है। नहीं तो उनको सिर्फ किताबी पता होता है इन चीज़ों का। यू नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड फोमो एंड जोमो। हम लोग आमतौर पे फियर ऑफ मिसिंग आउट का शिकार होते हैं कि ये हमारे पास नहीं है, वो हमारे पास नहीं है, बट जॉय ऑफ मिसिंग आउट भी समझना जरूरी है। लॉकडाउन की मैं एग्जांपल आपको दे रहा था। लॉकडाउन में क्योंकि हमारी जो आउटिंग बंद थी, बिल्कुल कंप्लीटली वो एक क्लोज थी, हमने शायद पहली बार अपने आप को बहुत टाइम दिया होगा। हमने अपने आप को एक्सप्लोर किया, लोगों ने ये यूट्यूब चैनल ओपन किए, लोगों ने इंटरेक्शन की फैमिली के साथ बहुत सारी। तो लोगों को पहली बार लगा कि कुछ चीज़ों का कई बार आपके पास ना होना कई बार आपको खुश करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने स्क्रीन टाइम को कम करते हैं तो आपको बहुत कुछ ऐसा मिलता है जो स्क्रीन टाइम में इंडल्ज होने की वजह से पहले नहीं मिल रहा था। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि फोमो को थोड़ा हम दरकिनार करके जोमो जो है उसको साथ में फोकस करें। लास्ट 3 स्लाइड्स हैं। बड़ी एक्टिविटीज की हम बात करते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को लेके एक बार गया, सर लास्ट ईयर की बात है, वहाँ पे नवयुग स्कूल है वोहर में। तो पर्पस था ऑब्जर्वेशन का। तो मैं एंटर मैंने किया, तो ये मैंने इन दोनों बच्चों को देखा। ये जो बच्चा गोद में है वो डिफरेंटली एबल है।
तो उसका दोस्त उसको गोद में उठा के वॉशरूम लेके जा रहा था। मैंने रोका उनको, मैंने कहा बेटा ये क्या हुआ? कहते ये थोड़ा चल नहीं सकता। तो हम सारे दोस्त उसको, ठीक है, वन बाय वन उसको गाइड करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, उसको घर भी छोड़ के जब उसके पेरेंट्स नहीं आ पाते। मैंने अपने स्टूडेंट को कहा कि दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ बडी सिस्टम। आप किताबें जितनी मर्जी पढ़ लीजिए, आप इन चीजों को एक्चुअल में ऑब्जर्व कीजिए। और मैंने सोशल मीडिया पर इन बच्चों से परमिशन लेके इस सारी पोस्ट को शेयर किया, आपने पढ़ी भी होगी। उसका पर्पस क्या था? हम पॉजिटिव चीजों को बहुत प्रोपोगेट करें ताकि बच्चों को मैसेज मिले कि ये चीजें करना भी उनकी पर्सनैलिटी का, उनकी लाइफ का पार्ट होना चाहिए, ना कि सिर्फ एकेडमिक सक्सेस। ये भी एक इमेज है, बड़ी इंपॉर्टेंट है लास्ट में। ये मेरे दोनों स्टूडेंट हैं 2013 बैच के। जो लेफ्ट में आप देख रहे हैं ये शीतल है, इसका नाम है। ये इसको बड़ी दिक्कत थी, तो जिसको बोलते हैं कि जो वेस्ट से नीचे सारी बॉडी इसकी जो है वो एक तरह से बेकार है, ये चल नहीं सकती, बिल्कुल चल नहीं सकती, पूरी डिपेंडेंट है। और जो लड़की आपको राइट में दिख रही है वो रजनी है। और जब ये मेरे पास आई एडमिशन, सर ये टाइम चल रहा था, तो मैंने शीतल को पूछा कि बेटा आप कैसे मैनेज करोगे, बीएड 1 साल की है, हाउ डू यू मूव? तो मुझे पता चला कि क्लास 6 से लेकर बीए फाइनल तक रजनी इसको घर से उठा के लेके आती है, रिक्शा पर, एक्टिवा पर, जैसे भी। और कॉलेज में एक क्लास से दूसरी क्लास से मूव करती है। और पिछले 12 साल से इनका ये पूरा रूटीन बना हुआ है। इससे बड़ी एग्जांपल क्या हो सकती है सर बड़ी सिस्टम की, जब हम बात करते हैं? तो मैंने जब इनको ये सारी बात इनसे की और मैंने सब स्टाफ को कन्वे किया, हमने उनको फेयरवेल फंक्शन में मॉडल ऑफ फ्रेंडशिप से ऑनर किया। और उसके 4 साल बाद मुझे ये दोनों फिर मिली किसी फंक्शन में, एक वर्कशॉप में। मैंने उनसे एक बात पूछी कि अगर मैं सोशल मीडिया पर आपकी स्टोरी कन्वे करना चाहूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जैसे कि खुशी की बात आप करिए। मैंने ये सर सारा लिखा, शेयर किया सोशल मीडिया पर और बड़ा वायरल हुआ। और इफ्को ट्रस्ट जो है उसने इस बात को नोटिस किया और इन दोनों को महिला शक्ति अवार्ड 2020 से ऑनर किया। ये विमेन डे पर ये इनको ऑनर किया गया था। और पंजाब में कम से कम 12 जगह पे इन दोनों बच्चों को ऑनर किया गया एज ए मॉडल ऑफ फ्रेंडशिप और एज ए मॉडल ऑफ एक्सट्रीम डेडिकेशन। तो मेरा ये मानना है, जो मैं एग्जांपल आपको मैंने डेलिबरेटली दी है, कि हमें एग्जांपल्स कहीं दूर की नहीं चाहिए। आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में, आपकी सोसाइटी में, आपके नेबरहुड में ऐसी लाखों एग्जांपल्स हैं जहां पर लोगों ने सेल्फलेस होकर कमाल का कंट्रीब्यूट किया सोसाइटी के लिए, स्कूल के लिए, जिसको हम अल्ट्रुइस्टिक कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो लास्ट में मेरा ये मानना है कि जब आप इमोशंस पर इन्वेस्ट करेंगे, जब आप सोशल कॉम्पिटेंस पर, सोशल सेंसिटिविटी पर इन्वेस्ट करेंगे, जब आप एडवर्स सर्कमस्टांसेस से अपने आप को मैनेज वो कैसे करें, इसके लिए बडी सिस्टम को आप एक तरह से रीइंफोर्स करेंगे, हमारे पास ऐसे कमाल के रिजल्ट आएंगे जो हमारा पर्पस है। तो कई बार ये सेकंड लास्ट स्लाइड है, हम कई बार ये वाइट एट जूनियर की मैं ऐड देखता हूं, उसमें लिखा होता है कोडिंग, ये कॉन्सेप्ट के बारे में। तो मुझे एक फोन आया कि आप 3.5 साल के बच्चे को कोडिंग सिखा सकते हैं। तो मैंने उनसे ये कहा था कि बच्चा कोडिंग तो कर लेगा, पहले वो डी कोड करना तो सीख ले, अपने आप को, लाइफ को, अपने सराउंडिंग्स को, अपने रिलेटिव्स को, उसको ये तो बताओ कि लाइफ एक्चुअल में क्या है। तो उस दौड़ में तो बच्चा बाद में आएगा, पर उस दौड़ में जाने से पहले उसको असेंशियल लाइफ स्किल, उसको असेंशियल जो सोशल स्किल्स हैं, जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, उनके बारे में उसकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी बड़ी जरूरी है, जो हमारा सबका एक फर्ज भी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम अपने जो फर्ज को निभाएंगे भी। आप बड़ा कमाल का, तो कॉलेज बड़ा आपका कमाल का है और आप पहले से बहुत कुछ कर रहे हैं, पर क्योंकि थीम का नेचर ऐसा था तो ये सब बातें कन्वे करनी जरूरी थी। लेट्स मेक आवर सोसाइटी मोर सोशल and inclusive with joint effort. Thank you so much for your kind inputs and wonderful cooperation. Thank you so much, sir, for this wonderful deliberation. And sir, I just want to say one thing, that yes, actually, we learn a lot from the real life examples, from the surroundings. And I think the hidden curriculum and these examples, real life examples, they are far better than the bookish knowledge. And so thank you so much. Thank you And so much. your expertise, your knowledge about the topic, that's quite comprehensive, sir. And we have gained a lot, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thanks all for your input and thank you so much. Any query you wish to put? Any query? No, sir.
It was already very wonderful session and very illustrative session. The pictorial representation, they were very nice, sir. Thank you so much, all. Self-explanatory, sir. Thank you, principal sir. Thank you, staff members. Thank you, teachers, for your wonderful invite and participation. मुझे बड़ा अच्छा लगा और कोलैबोरेट भी करेंगे क्योंकि ये टाइम बहुत बड़ा फैक्टर था। तो मैं पहले भी कह रहा था यहाँ पे 3-4 घंटे चाहिए अगर इस टॉपिक को जस्टिफाई करना है, क्योंकि सर एग्जाम्पल तो हमारे पास बहुत सारी हैं और डिस्कशन के भी मुद्दे बहुत सारे हैं, तो जल्दी कोलैबोरेट करेंगे, कुछ और डिस्कस करेंगे। Sir, we would love to host you in the offline mode also, sir. Thank you so much. Please take care and have a nice day. Shukriya. Bye.